मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताया। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग राय दी है। उन्होंने जैसे कि हमने रोज के अनुसार पढ़ा था और इसमें हरलोक के अनुसार पढ़ा था, सैले ने क्या कहा, तो उन्होंने अलग अलग अवस्थाएं बताई थी। अब जो हमने स्टार्ट की थी विकास की विभिन्न अवस्थाएं, उसमें से हरलोक की जो अवस्थाएं हैं विकास की, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो उन्हीं को हमने कंटिन्यू करते हुए सबसे पहली विकास की जो अवस्था थी वो आपको करवाई थी। हमने सबसे पहले जो अवस्था करवाई थी वो गर्भकालीन अवस्था करवाई थी। गर्भकालीन अवस्था के अंतर्गत आपको 3 भागों में इसको बांटा गया था। सबसे पहले जो अवस्था थी आपको बताया बीजावस्था जिसको कहा जाता है, दूसरी अवस्था को भ्रूणावस्था और जो तीसरी अवस्था थी वो थी गर्भकालीन अवस्था। तो इन पर हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे शैशवावस्था, यानी इनफेंसी स्टेज जो होती है उसको दूसरी जो स्टेज है वो है हमारी शैशवावस्था। अब शैशवा जो अवस्था होती है वो कितने से लेकर कितने तक होती है? ये जन्म से लेकर 2 सप्ताह, इन्फेंसी जो स्टेज होती है वो जन्म से लेकर 2 सप्ताह, या कहें कि 10 दिन से, कई क्या कर देते हैं कि जन्म से लेकर 10 दिन भी कर देते हैं और कई क्या करते हैं 14 दिन भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, जन्म से लेकर जो 14 दिन का जो समय है, सबसे ज्यादा जो ये है इसको 2 सप्ताह हो गए, 14 दिन के हैं, ये जो है इसको इतना जो बच्चा होगा जन्म से लेकर 14 दिन तक का जो बच्चा होगा उसको क्या कहेंगे हम? उस अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है, इन्फेंसी स्टेज कहा जाता है। यह अवस्था, इस अवस्था में शिशु को नवजात शिशु कहा जाता है। नवजात शिशु की त्वचा आप देखते हैं हल्की गुलाबी रंग की होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है और कोमल होती है, और उसकी त्वचा है वो बिल्कुल मुलायम होती है। छोटे छोटे बाल उसके ऊपर मुलायम मुलायम सॉफ्ट बाल उसके ऊपर उगे हुए होते हैं। इस अवस्था में शिशु का शारीरिक एवं मानसिक विकास वो अत्यंत ही कम होता है। शिशु पूर्णतः असहाय होता है। उसकी लालन पालन एवं देख रेख की समस्त जिम्मेदारी है वो माता पिता की होती है। यदि इस अवस्था में शिशु की देख रेख साथ संभाल उसकी ठीक प्रकार से ना की जाए तो वह बीमार भी पड़ सकता है, अथवा कई बार बच्चा अगर उसकी परवरिश ठीक ढंग से ना की जाए तो वह मृत्यु, उस बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। अतः यह जो अवस्था है वो अत्यंत ही नाजुक, बिल्कुल शीशे व कांच के समान होती है। जरा से चूक होने पर जैसे शीशा टूट जाता है वैसे ही बच्चे का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। शैशवावस्था में शिशु को नए वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाना होता है, जो माता के गर्भ में से बिल्कुल ही अलग होता है। इसलिए इसे समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट भी इसको कहा जाता है। अब जो दूसरी अवस्था है वो है बचपना अवस्था। बचपना अवस्था कितने से कितने समय को कहेंगे इसको? 2 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह के बाद से लेकर 2 वर्ष तक का जो समय है वो बचपना अवस्था कहलाती है। 2 सप्ताह से, ये आपको ये जरूर याद रखना कि शैशवावस्था कितने टाइम की होती है? जन्म से 2 सप्ताह की क्या है? शैशवावस्था है। बचपना अवस्था है वो 2 सप्ताह से लेकर, जहाँ
शुरुआत होती है और वहाँ से लेकर 2 वर्ष का जो समय होता है वो बचपन अवस्था का समय होता है। इस अवस्था में शिशु का विकास इतना अधिक नहीं होता, वह अपने क्रियाकलापों को स्वयं कर सके, इतना ज़्यादा नहीं होता है। इस अवस्था में बालक माता पिता पर पूर्णतः आश्रित होता है। 3 सप्ताह का शिशु केवल रोने का ही कार्य कर सकता है। बाहरी उद्दीपनों से वह बिल्कुल ही अनजान होता है, प्रभावित नहीं होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। अब उसकी मांसपेशियों पर उसका नियंत्रण है वो बढ़ जाता है। धीरे धीरे वह आत्मनिर्भर बन जाता है। परिणाम स्वरूप वह स्वयं खाना खाने लग जाता है और धीरे धीरे बैठना, उठना, खड़े होना, फिर धीरे धीरे चलना और फिर दौड़ना भी शुरू कर देता है। आदि जो ये क्रियाएं होती है वह सीख जाता है। प्रमुख जो संवेग हैं, इमोशंस हैं, उनका भी विकास इसी अवस्था में होता है, जैसे कि भय, क्रोध, घृणा, प्रेम, हर्ष आदि। इस अवस्था में जो बालक होता है वह स्व केंद्रित होता है, यानी सेल्फ सेंटर्ड होता है। वह अपनी प्रत्येक वस्तु पर अपना अधिकार समझता है। वह जैसे कि आप घरों में भी देखते हैं 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो अपने खिलौने किसी और को देना पसंद नहीं करते। अपनी कोई भी चीज़ होती है वो दूसरों को देना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो क्या होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। उन्हें अपने से मतलब होता है कि भी जो भी है वो सब कुछ हमारा है। आप देखते हो कि छोटा बच्चा, अगर माँ बाप किसी दूसरे बच्चे को उठा लेते हैं तो बच्चा रोने लग जाता है और जिद करता है कि उसको उतारो और उसे ले लो। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, घृणा की भावना होती है, द्वेष की भावना होती है। इस समय पर बच्चे के संवेग हैं वो डेवलप, उनका विकास हो जाता है। अब अगली जो अवस्था आती है वो बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था कितने से कितने है, जहाँ पर ये खत्म होती है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की जो एज होती है, जो स्टेज होती है वो बाल्यावस्था कहलाती है। बाल्यावस्था क्योंकि बालक को नित्य दिन सभी क्षेत्रों में अपने नए वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है, इसीलिए इसे समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। यह अवस्था आपको बताया 2 साल से प्रारंभ होती है तथा 6 वर्ष तक के इसे जो बांटा गया है, अभी मैंने आपको बताया कि बाल्यावस्था 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की होती है। अब आगे इसको परलोक की मुखारा जब आपको बताया था तो इससे क्या बताया कि इसे 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कौन कौन से, मुख्यतः जो वैज्ञानिक उन्होंने इसे 2 भागों में बांटा गया। एक होती है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी थी जो अवस्था होती है वो है उत्तर बाल्यावस्था। यह जो अवस्था है वो आपको कितनी बताई थी, 2 से लेकर 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। और उत्तर बाल्यावस्था आपको बताया 7 से लेकर 12 वर्ष की जो आयु होती है वो उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। तो पहली जो अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था, इसको समायोजन की अवस्था कहा गया है। समायोजन की अवस्था क्यों कहा, क्योंकि इसको बाहरी जो वातावरण हो उसके साथ बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब बालक अपने चारों ओर के मनोवैज्ञानिकों वातावरण पर नियंत्रण करना सीख जाता है। इस स्टेज पर पूरे बाल्यावस्था में बालकों की जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है वो बहुत अधिक होती है, यानी क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, जानने की इच्छा ज़्यादा होती है।
उसके भीतर अपने आस पड़ोस के वातावरण को देखकर कई प्रकार के प्रश्न है वो उठता है और जिसका हल वह ढूंढना चाहता है। इसी प्रयास में वह, आप देखते हो घरों में भी देखते हो, छोटे बच्चे जो होते हैं बार बार क्वेश्चनिंग करते हैं कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, वो सारे दिन पूछते ही रहते हैं, जटिल से जटिल। उनके क्वेश्चन इतने जटिल होते हैं कि कई बार क्या है उनका उत्तर दे पाना भी बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अतः इन बालकों को हम खोजी बालक भी कह सकते हैं। यदि इस वक्त बालकों के प्रश्नों को गौर से नहीं सुना जाता है तो और उनका समुचित समाधान नहीं किया जाता अथवा माता पिता एवं शिक्षक बालक के प्रश्नों का सही प्रकार से उत्तर नहीं दे पाते तो बालकों में हीन भावना विकसित हो जाती है और धीरे धीरे बालकों में उनका जो स्वभाव है वो संकोची हो जाते हैं, वो क्वेश्चनिंग करने में शर्माते हैं। अब वह माता पिता अथवा शिक्षक से प्रश्न पूछने में भी घबराने लगता है और उसकी यही प्रवृत्ति जीवन पर्यंत तक चलती रहती है अगर उसके प्रश्न जो उसके प्रश्न है उनका उत्तर सही ढंग से नहीं दिया जाता। तब पूर्व बाल्यावस्था के बालकों में समूह प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक समूह में खेलना पसंद करते हैं, अपने खिलौनों को वह दूसरे साथियों के साथ शेयर भी करने लग जाता है। वहीं आपको पहले बताया जो बच्चा 2 सप्ताह से 2 वर्ष का होता है तो वो स्वयं केंद्रित होता है, स्व केंद्रित होता है क्योंकि उसको सारी चीज़ें खुद की ही समझता है, लेकिन अब वह अपने खिलौने और जो भी चीज़ें होती है वो शेयरिंग करना सीख जाता है। समूह में रहने से बालकों के अंदर सहयोग, उनके अंदर अनुकरण, सहानुभूति, नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठता आदि सकारात्मक गुणों का विकास होता है, परंतु इसी के साथ उनमें नकारात्मक गुणों का भी विकास होने लग जाता है, जैसे द्वंद्व है, घृणा, झगड़ा, मारपीट, आक्रामकता आदि। अब वह वास्तविक जीवन को समझने लग जाता है तथा समस्याओं का समाधान भी करना सीख जाता है बच्चा इस स्टेज के लास्ट तक आते आते। अगली जो अवस्था आपको बताई उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था 7 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष पर खत्म होती है। यद्यपि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने 6 से 14 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था की संज्ञा देते हैं। लड़कियों की यह अवस्था 6 से 13 और लड़कों की 6 से 14 वर्ष की होती है। किशोरावस्था का उदय इसी अवस्था के अंदर होता है। जब ये लास्ट होती है, लास्ट तक आते आते किशोरावस्था का उदय हो जाता है। उत्तर बाल्यावस्था तथा इनके अंदर यौन परिपक्वता आ जाती है। बालकों का आकर्षण है वो विपरीत लिंग के प्रति बढ़ जाता है। अब वे विपरीत लिंग के बालकों के साथ खेलना, बातचीत करना अधिक पसंद करते हैं। उनका अधिकांश समय अपने दोस्तों एवं मित्र मंडली के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा बिताना पसंद करते हैं। अगली जो स्टेज बताई है वो है वयसंधि अवस्था, प्यूबर्टी स्टेज है। वयसंधि अवस्था कितनी बताई थी आपको? प्यूबर्टी एज 11 से लेकर कहीं 11 से 12, 11 से स्टार्ट होती है या 12 से स्टार्ट कर देते हैं और 13 से लेकर 16 तक यह एज वो बताया गया है। 11 से लेकर 12, 13 से लेकर 16 साल तक इस एज को बताया गया है। ये एज इनमें बताई गई है। इसको क्या कहते हैं? वयसंधि अवस्था कहते हैं। इसे ओवरलैपिंग पीरियड भी कहा जाता है। ओवरलैपिंग क्या होता है? जैसे कि कुछ इसमें बाल्यावस्था का होता है और कुछ भाग इसमें किशोरावस्था का होता है, इसीलिए इसको ओवरलैपिंग पीरियड भी कहा गया है। लड़कियों में वयसंधि 11 से 15 वर्ष की अवस्था में होती है तो लड़कों में 12 से 16 वर्ष की होती है। यौन अंगों की परिपक्वता एवं काम शक्ति की इच्छा का उदय इसी अवस्था में होता है। बाल्यावस्था की तुलना में इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में आकर इस अवस्था के बालक अक्सर अपना सामाजिक एवं संवेगात्मक नियंत्रण भी खो देते हैं। इस अवस्था के बालक बहुत अधिक अस्थिर
चंचल चित्त वाले होते हैं। इसका प्रमुख जो कारण है वो यौन अंगों का विकास एवं हार्मोन का स्रावण होता है। इन चेंजेस के कारण ही बच्चों में उनका मन अस्थिर व चंचल होता है। अगली जो वयसंधि के बाद जो अवस्था आती है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था कहाँ से शुरू होती है? 13 वर्ष से लेकर, अभी इसको ओवरलैपिंग बताया गया था क्योंकि इसका कुछ समय किसका होता है? किशोरावस्था का होता है। इसलिए 13 से लेकर 21 साल तक की, 21 वर्ष तक की जो उम्र होती है वो किशोरावस्था कहलाती है। इसे किशोरावस्था को और इसके बाद प्रौढ़ावस्था आरंभ हो जाती है। यह वही अवस्था है जो बालक को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक आदि दृष्टि से प्रौढ़ परिवर्तन के साथ जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। किशोरावस्था को टीनेज ही कहा जाता है क्योंकि इसका अधिक समय टीन में व्यतीत होता है। टीन मतलब इसका होता है 13, 19, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? टीन एज कहा गया है। बालक जीवन की यह अंतिम अवस्था होती है जो बालक को परिपक्वता की ओर ले जाती है। कुछ बाल मनोवैज्ञानिक इस एज को गोल्डन एज यानी कि स्वर्ण युग भी कहते हैं। इस अवस्था को स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहते हैं इस अवस्था को। और क्या कहा जाता है इस अवस्था को? संक्रमण काल की अवस्था। संक्रमण काल की अवस्था इसको कहा जाता है और इसको क्या कहते हैं? तूफान एवं तनाव की अवस्था भी कहा जाता है। इसको तूफान एवं तनाव की अवस्था भी इसको कहा जाता है। इसके काफी सारे नाम हैं। गोल्डन एज कहा जाता है, स्वर्ण युग, संक्रमण काल की अवस्था, तूफान एवं तनाव की अवस्था भी कहा जाता है। क्योंकि इस समय पर जो किशोरावस्था होती है उन किशोरों के अंदर काफ़ी प्रकार की उथल पुथल चलती रहती है। और क्योंकि इस अवस्था में बालक न तो बालक रहता है और न ही वह परिपक्व होता है, किशोर न ही वह प्रौढ़ होता है। उसकी स्थिति अत्यंत ही अस्पष्ट होती है। जैसे कि आप घरों में भी देखते हैं, इस आयु के जो बच्चे होते हैं उनको कई बार कह देते हैं कि अभी तुम बच्चे हो, और कई बार कह देते हैं कि अब तुम क्या हो गए हो? बड़े हो गए हो। तो बच्चों को खुद को भी नहीं समझ में आता कि हम बड़े हैं या छोटे हैं। बच्चे भी क्वेश्चन करते हैं कि आप पहले तो हमें कभी छोटा बता देते हो और कभी बड़ा बता देते हो। आप भी इसी स्टेज से गुजरे हो और आप देखते हो कि ये क्या होता है इस समय पर। और क्या है इसके अंदर? लैंगिक अंगों में परिपक्वता एवं काम इच्छाएं जागृत होना इस अवस्था का प्रमुख लक्षण होता है। किशोरावस्था वय के बालक, किशोर वय के बालक जो होते हैं वो विपरीत लिंग के बालकों के प्रति आकर्षित होते हैं और इस अवस्था में बालकों में एक विशिष्ट नयापन दिखाई देता है जो मूलतः उनकी यौन परिपक्वता के कारण होता है। यह सभी अवस्थाओं से अधिक आनंदमय एवं उपलब्धियों को अर्जित करने वाला होता है। इसीलिए इसे सुनहरी पीरियड, सुनहरी अवस्था यानी कि गोल्डन एज कहा गया है। स्वर्ण युग इसे कहा गया है। किशोरावस्था को मुख्यतः दो भागों में बांटा है, एक पूर्व किशोरावस्था, एक उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था आपको बताया था कि 13 से 14 वर्ष से लेकर 16 से 17 वर्ष तक की होती है। लड़कियों में यह 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है और लड़कों में 14 वर्ष की आयु में यह प्रारंभ हो जाती है। लड़कियों में 13 वर्ष से स्टार्ट बोलते हैं, लड़कों में लेट बोलते हैं, 1 साल लेट है, इसलिए इसको 14 वर्ष से लेकर, लड़कियों की जल्दी खत्म हो जाती 13 से 16 और लड़कों की 14 से 17 साल तक की एज को पूर्व किशोरावस्था कहा गया है।
उत्तर किशोरावस्था है यह 16-17 से वर्ष से आरंभ होकर 21 वर्ष तक की अवस्था को कहा गया है। जो इस अवस्था को प्राप्त करते हैं उन्हें वयस्क कहते हैं। 21 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो वह वयस्क हो जाता है तथा अपना भला बुरा वह सोचने लग जाता है। कुछ किशोर नौकरी करने लग जाते हैं तो कुछ स्वयं के व्यापार और नौकरी धंधे में भी लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हुई हमारी किशोरावस्था। अगली जो अवस्था आ जाती है किशोरावस्था के बाद में, आपको बताया कि ये अवस्था क्या होती है, प्रौढ़ावस्था होती है। प्रौढ़ावस्था कहाँ से होती है, 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की जो एज होती है वो प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आती है। प्रौढ़ कहा जाता है इन लोगों को। अब इस अवस्था में क्या होता है, यह व्यक्ति के जीवन की सबसे अहम और महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में ही व्यक्ति के उपलब्धियों हासिल करता है उपलब्धियों को। अतः यह उपलब्धियों की प्राप्ति, कर्तव्य पालन, जिम्मेदारियों का निर्वहन व अधिकारों के प्रति जो जागरूकता है वो इसी अवस्था में होती है। व्यक्ति को लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है और समाज में एक अपनी अलग ही पहचान उसको बनानी पड़ती है। इसी अवस्था में जीवन साथी का चुनाव, दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ, बच्चों का लालन पालन एवं शिक्षा दीक्षा की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। अब उसे न केवल स्वयं के लिए ही बल्कि अपने परिवार के लिए भी जीविकोपार्जन करना पड़ता है, यानी जीवन को चलाने के लिए धन अर्जित करना पड़ता है, बल्कि परिवार के सदस्यों के लिए भी आय के साधन उसको जुटाने पड़ते हैं। अब वह नौकरी, व्यवसाय अथवा कोई भी काम धंधा ढूंढ लेता है। वह अपने कठिन श्रम से देश के विकास में अहम भूमिका निभाता है या योगदान देता है। समाज एवं परिवार को उससे काफ़ी आशाएं एवं अपेक्षाएं रहती है जिस पर उसे खरा उतरना होता है। तो प्रौढ़ावस्था की यही सारी विशेषताएं होती हैं। उस प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन करना पड़ता है। अतः वह प्रौढ़ावस्था मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जो अवस्था है वो बताया गया है। और इस अवस्था में जैसे कि आप देखते हैं, उदाहरण के लिए परिवार के सदस्यों, वैवाहिक जीवन, नौकरी पेशे वालों को अपने बॉस एवं कर्मचारियों, सगे संबंधियों, निजी व्यवसाय को अपने ग्राहकों के साथ समायोजन करना पड़ता है। और यदि वह किसी भी क्षेत्र में समायोजन करने में असफल हो जाता है तो उसके अंदर कुंठा, निराशा, हताशा आदि का वह शिकार हो जाता है। उसके अंदर हीन भावना घर कर जाती है और उसके मन में आत्महत्या जैसे ख्याल भी आ जाते हैं। वह हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है और जब वह अपने व्यवसाय, नौकरी या दाम्पत्य जीवन में असफल हो जाता है तो कई बार क्या होता है, आप देखते भी हैं कि लोग क्या है, हत्या व आत्महत्या जैसे अपराध में चले जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को बहुत अधिक विवेक और सोच समझ के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। परिवार, समाज एवं दाम्पत्य जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए वह उसे हर संभव प्रयास करना पड़ता है। अब संक्षेप में कहें कि जो प्रौढ़ावस्था है, कठोर परिश्रम, धैर्य, सहनशीलता, उत्तरदायित्वों को निभाने व लक्ष्य प्राप्ति की अवस्था होती है। इस अवस्था में जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करके लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है, धन, विद्या व धन अर्जित कर लेता है, वह भविष्य में सदा सुखी रहता है और सफलता उसकी दासी होती है। तो आपने देखा है कि संपूर्ण जीवन में जो मुख्य, जो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो स्टेज होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा विवेक और के साथ यहाँ पर सहनशीलता के साथ डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो जो अवस्था होती है वो प्रौढ़ा अवस्था होती है। अगली जो अवस्था आती है वो मध्यावस्था आती है।
की जो एज होती है वह मध्यावस्था कहलाती है। इस अवस्था में शारीरिक शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होने लग जाती है। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन भी व्यक्ति के अंदर आप देखने को मिलते हैं। शारीरिक परिवर्तनों में बालों का झड़ना है, त्वचा का ढीला पड़ जाना है, झुर्रियाँ पड़ जाना है और दांतों का टूटना, आँखों की रोशनी कम होना, पाचन शक्ति का मंद होना आदि जो कार्य हैं ये मंद आते हैं। व्यक्ति की कार्य क्षमता में कमी हो जाती है, यानी काम करने की जो शक्ति है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। काम शक्ति का ह्रास होने लग जाता है। व्यक्ति की रुचियाँ और व्यवहार में परिवर्तन हो जाते हैं। अब वह शांतिपूर्वक सम्मान के साथ जीवन जीना चाहता है। उसका मन सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में लगने लग जाता है। इसी कारण वह अपना संपूर्ण या अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ हो गया, ध्यान, तीर्थ यात्रा और तीर्थ स्थानों का भ्रमण इत्यादि में लगाता है। हाँ, मध्यावस्था में व्यक्ति को परिवार के सदस्यों के साथ समायोजन करने में कठिनाई होती है। इसका सबसे बड़ा कारण आयु में भिन्नता होती है, डिफरेंसेस इन एज में होती है। अब आप देखते हो कि आप घरों में देखते हैं कि जैसे आपको दादा दादी कहते हैं तो आप उनको क्या लगता है कि ये तो ऐसे ही करते रहेंगे, बूढ़ा बूढ़ी ऐसे ही करते रहेंगे, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि एक एज डिफरेंस आने की वजह से हम उनके साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं या वो हमारे साथ एडजस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने क्या है अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो अपनी बातें बताते हैं कि हमने ऐसे किया था, हमने ऐसे किया था, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन में ये ज़्यादा दिक्कतें, आज बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं वो आप देखने को मिलती हैं। बहुत से परिवारों में होता है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको घर से भी निकाल देते हैं, क्योंकि उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, समायोजन नहीं हो पाती है। उनको वृद्धा आश्रम में डाल दिया जाता है, लावारिस छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या कारण है? यही क्या है, आयु में भिन्नता के कारण होता है, क्योंकि उनके और हमारे जो विचार हैं वो आपस में मेल नहीं खाते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, उनकी जो इच्छाएं होती हैं उनको पसंद नहीं करते हैं। बच्चों की पसंद, रुचियाँ, इच्छाएं, व्यवहार आदि मध्य वय के लोगों से काफ़ी भिन्न होती हैं। इन कारण दोनों के विचार हैं, उनकी मनोवृत्तियाँ एवं सोचने के तरीके में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। बच्चे जहाँ आधुनिक जीवन के वस्त्र पहनते हैं, वहीं मध्य वय के जो लोग होते हैं इन्हें पसंद नहीं करते। आप देखते हो घरों में आप छोटे कपड़े पहनते हो तो आपके बुजुर्ग लोग हैं, दादा दादी हैं या बड़े लोग हैं, वो आपको टोकते रहते हैं और आपको यही टोकना, यही रोका टोकी है वो पसंद नहीं आते हैं। बच्चे जहाँ पश्चिमी परिधानों, संस्कृति को बढ़ावा देने लगे हैं और वे पाश्चात्य गानों की धुन पर थिरकते नजर आते हैं, वहीं जो बुजुर्ग लोग होते हैं, मध्य वय के जो लोग होते हैं, उनको देखकर कुढ़ते और चिढ़ते हैं। उनके नज़रिए बच्चों के नज़रिए से काफ़ी भिन्न होती हैं। इस कारण बड़ों एवं बच्चों में सामंजस्य स्थापित नहीं होता है और इसी कारण जो बुजुर्ग लोग होते हैं, मध्य वय के जो लोग होते हैं, उम्र आते आते जिद्दी और समस्यात्मक प्रवृत्तियों, व्यवहार दर्शाने लग जाते हैं। अब अगली जो एज आती है, हमारी जो लास्ट एज है वो है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था कहाँ से? 60 वर्ष से लेकर मृत्यु पर्यंत जो अवस्था है, मृत्यु पर्यंत तक की जो अवस्था है वो वृद्धा अवस्था कहलाती है। यौवनावस्था कब आती है और कब चली जाती है, इसका भान एहसास है वो व्यक्ति को नहीं होता है, परंतु जब वृद्धावस्था आती है तब इसका एहसास सभी को अवश्य ही होता है, क्योंकि यह अवस्था जब आती है तो काफ़ी दिनों तक रहती है तथा व्यक्ति को साथ लेकर ही जाती है। यह कोई कहावत या किसी कवि की पंक्तियाँ नहीं, बल्कि जीवन की कड़वी सच्चाई है, जिसे किसी भी कीमत पर नकारा नहीं जा सकता है।
वृद्धावस्था जीवन की सबसे अंतिम अवस्था होती है। 60 वर्ष से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, अंतिम क्षणों तक यह चलती रहती है। इसे हार्श की अवस्था भी कहा जाता है, पीरियड ऑफ डिक्लाइन भी इसको कहा जाता है, यानी नष्ट की तरफ चलते रहते हैं। इसमें याददाश्त यानी स्मरण जो शक्ति है वो कम हो जाती है, व्यक्ति भुलक्कड़ हो जाता है, वह उसको कोई भी बातें याद नहीं रहती। कई व्यक्तियों में तो देखा जाता है कि वो बहुत अपने जानने पहचानने वालों को भी भूल जाते हैं, शरीर का एक एक अंग करके जवाब देने लग जाता है, कमजोरी आ जाती है, आँखों की रोशनी बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है और कई लोगों की तो चली भी जाती है, हाथ पैर काम करने से इनकार कर देते हैं, पाचन शक्ति है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, इस कारण उसे भोजन भी नहीं पच पाता है। वृद्धावस्था में सोचने समझने आदतों एवं मनोवृत्तियों में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। कई वृद्ध तो अत्यंत ही जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं, इस कारण उन्हें परिवार के सदस्यों के साथ समायोजन करने में काफ़ी मुश्किलें होती हैं। कई वर्ग तो परिवार से दुखी होकर घर से बाहर निकलकर वृद्धाश्रम में भी चले जाते हैं और वहीं पर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि वे अपने परिवार के उपेक्षित महसूस करने लग जाते हैं। उन्हें ऐसे महसूस होने लगता है जैसे कि वे परिवार पर बोझ बन गए हैं और अब वे उनकी ऐसी अवधारणा से उनमें मानसिक क्लेश एवं क्षोभ होने लगता है। अब वे बात बात पर तुनक मिजाजी हो जाते हैं और क्रोध उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है। इस कारण उनका बुढ़ापा अत्यंत ही कष्टपूर्ण ढंग से कटता है या व्यतीत होता है। इसलिए यह जरूरी है कि वृद्ध अपने समय का सदुपयोग अच्छे कामों में करें, परिवार के सदस्यों के साथ उचित तालमेल बनाए रखें ताकि वृद्धावस्था सुख शांति चैन से व्यतीत हो सके। तो ये क्या है, हमारे जो विकास की विभिन्न अवस्थाओं की हमने बात की। तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सबसे पहले जो हमने बात की थी वो थी गर्भावस्था की बात की थी। गर्भावस्था में 3 स्टेजेस आपको बताए थे। फिर उसके बाद में हमारी जो स्टेज आती थी अगली, वो इन्फेंसी स्टेज, जो जिसको क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 सप्ताह की अवस्था होती है। अगली जो अवस्था आती है बचपनावस्था, 2 सप्ताह से 2 वर्ष की अवस्था बचपन अवस्था कहलाती है। बाल्यावस्था को 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। इसे 2 भागों में बांटा गया, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 साल की अवस्था को कहा गया। उत्तर बाल्यावस्था 7 से लेकर 12 वर्ष की जो आयु होती है उनको शामिल किया गया है। अगली जो प्यूबर्टी एज है यानी वयस्संधि अवस्था है वो 11 से लेकर 12 और 13 से लेकर 16 साल तक की कहा गया है। इसको ओवरलैपिंग पीरियड कहा गया है क्योंकि कुछ इसका जो हिस्सा होता है वो बाल्यावस्था का होता है, कुछ जो हिस्सा होता है वो इसका किशोरावस्था का होता है। अब अगली जो आती है वो होती है किशोरावस्था, जो 13 से 21 वर्ष की होती है। इसे संक्रमण का काल भी कहा गया है, गोल्डन एज भी कहा गया है इसको, तूफान एवं तनाव की अवस्था भी इसको कहा गया है। अगली जो अवस्था आई थी हमारी वो है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था 21 से लेकर 40 साल तक की जो अवस्था होती है वो प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आती है। यह जो एज बताई थी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसी में ही व्यक्ति क्या करते हैं, बहुत सारे डिसीजंस उसको लेने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा शांति और विवेक और धैर्य की आवश्यकता, समायोजन की आवश्यकता इस स्टेज के अंतर्गत करनी पड़ती है। मध्यावस्था 41 से लेकर 60 वर्ष की जो अवस्था होती है वो मध्यावस्था कहलाती है और वृद्धावस्था है जिसे हम 60 से लेकर मृत्यु पर्यंत तक की जो अवस्था चलती रहती है वो प्रौढ़ावस्था कही गई है। आपको जैसे कि बताया कि प्रौढ़ावस्था है वो जीवन की सबसे अच्छी नहीं कही जाने वाली अवस्था है क्योंकि यह जो समय पीरियड होता है, यह जो
टाइम होता है वो निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा लगने लग जाता है। व्यक्ति है वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है और वह उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, उसकी सारी जो शक्तियाँ हैं वो कम हो जाती हैं, उसके अंग हैं वो धीरे धीरे जवाब देने लग जाते हैं, अंग काम करना बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो जीवन है, ये जो समय है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि इस स्टेज में बहुत से व्यक्ति हैं वो क्या है, बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये थी हमारे विकास की विभिन्न अवस्थाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरी जो भी स्टेजेस थी सारी समझ में आई होंगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और इसमें से चाहे 2 नंबर का हो चाहे 4 नंबर का हो, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे कई बार ऐसा हो जाता है कि 2 नंबर का भी आ जाता है और बड़े क्वेश्चन है वो भी इसमें से एक बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।